स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग जो है पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स और अब तक पढ़ चुके हैं क्या, दर्पण सूत्र तक कहानी आगे बढ़ चुकी है। हमारा जो है क्लास 10th के फिजिक्स में चैप्टर 1 जो चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, इसमें दर्पण सूत्र तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग जो है बात करेंगे आवर्धन क्या होता है, आवर्धन के बारे में और आवर्धन का सूत्र। इस लेक्चर में जो है आवर्धन और आवर्धन सूत्र के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हो चुका है और आज ये पढ़ना है आवर्धन क्या होता है, आवर्धन सूत्र क्या होता है, और इसे स्थापित भी करेंगे आवर्धन सूत्र को। और फोकस दूरी तथा आवर्धन के बीच में एक संबंध है, इसे भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में। अच्छा, आवर्धन पढ़ने से पहले हम एक स्थिति ले लेते हैं, एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। हम यहाँ से जैसे इस सामने न है, ऑनलाइन जो है एक दिक्कत होता है कि चित्र बनाया कैसे जाए ये नहीं समझा पाते हैं लोग। तो इसके लिए हम सब व्यवस्था आज लेके आए हैं कि हम चित्र बनाया कैसे जाता है वो भी समझाया जाएगा। तो ये देखिए, ये कंपास है, सबके पास कंपास होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कंपास को और बड़ा कर लेना है और ऐसे इस बिंदु को हम वहां रखेंगे जहां पे जो है, इस बिंदु को वहां पे रखना है जहां वक्रता केंद्र लेना है हम लोग को। जैसे हम यहाँ पे वक्रता केंद्र लेना चाहते हैं, यहाँ पे इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पर हम ऐसे इसको रखेंगे ऐसे, और यहाँ से जो है इस तरह से यहाँ से घुमा के यहाँ तक हम एक दर्पण ले लेते हैं। तो सबसे पहले दर्पण का निर्माण करना है कंपास की सहायता से। कंपास की सहायता से दर्पण का निर्माण करने के लिए हम एक कलर, चलिए यही ठीक है, इसी से बना लेते हैं। यहाँ से ऐसे हम कंपास से पकड़ के दर्पण बना लेंगे और दर्पण बनाने के बाद इस कंपास को साइड कर देंगे और यहाँ से ऐसे एक तरफ से पेंट कर देंगे। तो ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, पता चल ही रहा होगा, अवतल दर्पण। ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में जो है ये तो है वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है जहां पे ये नोक रखा हुआ था कंपास का। अब यहां से इस बिंदु पे हम ध्रुव ले लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु है जिसपे ध्रुव है, तो इस वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही प्रधान अक्ष कहलाती है। तो प्रधान अक्ष के लिए क्या करेंगे कि इस तरह से आप अपना स्केल ऐसे रख दीजिएगा ऐसे, और स्केल रख के यहां से ऐसे सीधा लाइन खींच दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा प्रधान अक्ष। ये हो गया प्रधान अक्ष। और फिर अब स्केल को यहाँ पे साइड कर देते हैं, प्रधान अक्ष बन गया हमारा। अब इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के लगभग बीचों बीच में होती है फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध आपको पढ़ाई हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको हम लोग आर से नहीं सूचित करते हैं, क्योंकि आर से तो वक्रता त्रिज्या होती है, हम लोग वक्रता केंद्र को सूचित करते हैं सी से। ये सी है और ये एफ है। अब हम क्या करते हैं कि एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ पे एक वस्तु रखेंगे हम लोग। वस्तु के लिए एक आकृति ले लीजिए, और यहाँ पे तीर का निशान नहीं है, हाँ यहाँ से काला नहीं, इसका कलर चेंज करना होगा, और इसमें हमको यही कलर चाहिए, या फिर एक ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन में ये। और यहां से जो है ऐसे वस्तु रख दें। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण करना है। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए क्या होता है कि किरणें जो है प्रधान अक्ष के समांतर आती है ऐसे, और प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें इस तरह से, ये स्केल से आप बना सकते हैं, इस स्केल का हम फिर से चाहते तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बना दिए डायरेक्टली, आप लोग स्केल से बनाइएगा। यहां से ऐसे खींच लेंगे और ये जो किरण है वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है इस तरह से। और दूसरा नियम ये बताया गया है कि यदि कोई किरण यहाँ से डायरेक्ट ध्रुव के पास जाती है तो परावर्तन नियम का पालन करते हुए वापस लौटती है। अर्थात इसका कहने का अर्थ ये होता है कि यहाँ से जिस एंगल के साथ आई है लगभग उसी एंगल के साथ जो है वापस भी आना चाहिए। तो यहाँ से जो वापस आने वाली किरण होगी लगभग उतना ही कोण बनाते हुए ऐसे वापस लौट जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे जो है कटान बिंदु है ये, और यहीं पे जो है प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण करा देते हैं, और प्रतिबिंब जो है ये इस कलर का बना दिया जाए ऐसे। ये हो गया हमारा प्रतिबिंब कटान बिंदु पे। दिख नहीं रहा है शायद, इसका कलर चेंज कर देते हैं, दूसरे कलर में बनाया जाए इसको।
ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। ऐसे तो यहां से जो है, अब ये तो वस्तु हो गया ए बी, और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया। ये वस्तु की ऊंचाई है। वस्तु की ऊंचाई को हम या तो h1 कहेंगे या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h o, इसको प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 या हाइट ऑफ इमेज h i। अच्छा, ये सब जो बन गया इसको हम पहले छोटा कर देते हैं। ये कैसे कैसे बनाए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और आगे आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। वैसे बेसिकली आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन जो है किसी दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसी दर्पण में बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब, यहां से लिखते चलते हैं साथ साथ और समझते भी चलिएगा। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम या तो ऐसे h2 बोलेंगे या फिर ऐसे सूचित किया जाता है hi हाइट ऑफ इमेज, h2 या फिर hi हाइट ऑफ इमेज, तथा वस्तु की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई को या तो हम h1 कहेंगे या बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। दर्पण का आवर्धन कहते हैं। तो इस तरह से जो है आवर्धन को परिभाषित किया जाता है। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा तो हो ही गया है, केवल इतना। ये हो गया परिभाषा इसका। अब इसे सूचित किया जाता है, देखिए एक अक्षर होता है अंग्रेजी का, इसे प्रायः छोटा वाला m से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः छोटा वाला m से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। तो ये हो गया सूचित करने का तरीका। तो देखिए m बराबर होगा क्या? तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? h2। प्रतिबिंब की ऊंचाई h2। यहां से फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि प्रधान अक्ष जो है उठ के अपना जगह छोड़ दिया। पहले इसका साइज ये रहा, m इक्वल प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तो h2 है, h2 अपॉन वस्तु की ऊंचाई h1। इसे ही हम लोग कहते हैं आवर्धन। यानी आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये हो गया परिभाषा। अच्छा, इसके SI मात्रक पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। आवर्धन का SI मात्रक, आवर्धन का मात्रक, SI छोड़िए ना, कोई भी मात्रक इसका होता ही नहीं है। मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? तो h2 का मात्रक अपॉन h1 का मात्रक।
तो h2 तो ऊंचाई है और ऊंचाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, तो h2 का मात्रक हो गया मीटर। h1 भी ऊंचाई है और इसे भी मीटर में मापते हैं, तो इसका भी मात्रक हो गया मीटर, और मीटर मीटर कट जाएगा, अर्थात आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो चलिए मात्रक पे भी बात खत्म हो गया। और m बराबर होता क्या है, तो m बराबर होता है h2 अपॉन h1, हमेशा याद रखना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो ये हो गया फॉर्मूला और एसआई मात्रक, या फिर जो भी मात्रक तो होता ही नहीं है, इसका याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आवर्धन का सूत्र निकालते हैं। आवर्धन सूत्र तो आवर्धन सूत्र निकालने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से पहले एक दर्पण बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं आवर्धन सूत्र, और आवर्धन सूत्र भी उत्तल दर्पण में अलग निकालना है और अवतल दर्पण में अलग निकालना है। तो आवर्धन सूत्र पहले निकालेंगे ए, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जो है आवर्धन सूत्र प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है। यस, यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं, फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे कैसे बनाया जाता है सीखिएगा कि कॉपी में कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिएगा जिसको आप वक्रता केंद्र बनाने वाले हैं, और इसके जो है ये वाला नोक को यहाँ पे रखिएगा और इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और यहां से ऐसे पकड़ के घुमा देंगे। एक मिनट, ऐसे थोड़ा सा और ऊपर से यहां से ऐसे पकड़ के और ऐसे घुमा देना है, तो ये हो जाएगा हमारा दर्पण। यहां से ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये बन गया दर्पण। अवतल दर्पण में हमें आवर्धन निकालना है। फिर इसके बाद यहां से एक ऐसे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को ही हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। तो ये प्रधान अक्ष भी बना दिए, अब इसका भी काम खत्म। अब ये जो वक्रता केंद्र है C और ये ध्रुव है, तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच में लगभग F होता है फोकस दूरी, सॉरी मुख्य फोकस, छोटा वाला बड़ा वाला F। अब हमको क्या करना है, प्रतिबिंब निर्माण करना है। तो प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए हम दर्पण के सामने जो है ऐसे एक वस्तु ले लेते हैं और इस वस्तु से होकर गुजरने वाली प्रधान अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरण ऐसे प्रधान अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकरा के ऐसे मुख्य फोकस से होके गुजर जाती है। ये किरण आरेख का बनावट है जो कि पहले ही पढ़ाई हो चुका है। और दूसरा किरण को जो है हम ध्रुव के पास ले जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे ऐसे ध्रुव के पास ले गए, और ध्रुव से आने वाली किरण का एक ही खासियत है कि समान कोण बनाते हुए ऐसे वापस लौट जाती है, यानी जितना ये आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण भी होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है, एंगल I इक्वल एंगल R। अभी तक तो इतना समझ में आ ही गया होगा अगर शुरू से देख रहे होंगे तो। और उसके बाद यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब ऐसे, अरे कहाँ गया, ये ऐसे, ये हो गया प्रतिबिंब। नाम रख देते हैं सबका, ये है वस्तु AB और ये है प्रतिबिंब A' B'। वस्तु और प्रतिबिंब हो गया। अब इसको छोटा करके थोड़ा सा साइड में करते हैं ताकि हमको प्रूफ करने के लिए अच्छा खासा जगह मिल पाए। ऐसे इसको करके यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ सबसे पहले तो मान लेते हैं, यहाँ पे माना कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, माना कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष
प्रधान अक्ष पर, माना कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित, माना कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित एक वस्तु AB, स्थित एक वस्तु AB का प्रतिबिंब, माना कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित एक वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। A डैश B डैश बनता है। हमें प्राप्त क्या करना है, तो आवर्धन का सूत्र m का वैल्यू निकालना है। तो आवर्धन सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले कुछ प्रमाण लेके चलेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखिए दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। एक है त्रिभुज APB, APB, APB अलग रंग से दिखा है, इस कलर से देखिए APB, इस तरह से APB, APB एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। और दूसरा त्रिभुज A डैश B डैश P, A डैश B डैश P, A डैश B डैश P, ABP बोल देंगे इसको, और A डैश B डैश P इसको बोल देंगे। ये हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा देखने में बहुत मोटा मोटा लिखावट लग रहा है, तो इसके लिखावट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। हाँ, अब क्लीन दिखेगा। तो यहां पे बनता है। अब त्रिभुज में आते हैं हम, कलर व्हाइट। त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P में, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P में, इसमें क्या क्या समानता है? तो देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल ABP तथा A डैश B डैश P दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। और लंबवत रखा हुआ है ना वस्तु, यहाँ पे प्रधान अक्ष पे लंबवत वस्तु रखा हुआ है, तो ये भी 90 डिग्री का, और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो भी लंबवत नीचे की ओर, तो इसलिए वो भी जो है 90 डिग्री का। तो इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले तो हमें एक एंगल बराबर दिखा कि एंगल ABP जो है वो बराबर है एंगल A डैश B डैश P के, और वो भी क्या, क्योंकि दोनों का मान जो है वो 90 डिग्री है, तो इसलिए दोनों कोण जो है बराबर होंगे। एक कोण और बराबर है, ये देखिए एंगल APB तथा A डैश P B डैश, परावर्तन नियम से, परावर्तन का नियम से एंगल APB बराबर एंगल A डैश P B डैश, परावर्तन नियम से, परावर्तन नियम से। तो इस तरह से जो है दोनों कोण समान है, और दोनों कोण समान हो गया तो दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि यदि किसी भी दो त्रिभुजों के दो कोण समान हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो त्रिभुज ABP जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज A डैश B डैश P के। कैसे? तो एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। यहां तक क्लियर है? दो त्रिभुज समरूप हो गया। अब यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी जो है समानुपाती होती है। इसको थोड़ा छोटा करके साइड में किया जाए। ऐसा थोड़ा ज्यादा है, हाँ ठीक है, इस तरह से इसको साइड कर लेते हैं। ये हो गया। अब त्रिभुज जो है दोनों समरूप हो गया। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म क्या होती है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो AB के संगत है A डैश B डैश, AB के संगत A डैश B डैश, और BP के संगत B डैश P। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जैसे कि A डैश B डैश अपॉन AB, संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। ये वाला भुजा और ये वाला दोनों भुजाएं संगत है, और संगत भुजाओं का अनुपात A डैश B डैश अपॉन AB बराबर क्या हो जाएगा? तो B डैश P अपॉन BP, B डैश P अपॉन BP। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म है। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो समान अनुपात में होने के कारण ये सब जो है आपस में बराबर हो जाएगा। और अगर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं इस तरह से, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो A डैश B डैश है क्या? A डैश B डैश तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, A डैश B डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो पहले इसको साइड कर लेते हैं यहां से।
ये जो है समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म से हो गया। अब हम यहां से हम लेके चलेंगे क्या, चिन्ह परिपाटी नियम, चिन्ह परिपाटी नियम से, चिन्ह परिपाटी नियम से। चिन्ह परिपाटी नियम क्या कहता है कि ए बी जो है वो आपका वस्तु का ऊंचाई है, ए बी वस्तु की ऊंचाई है और प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर है, तो इसलिए वस्तु की ऊंचाई को आप h1 से सूचित कर दीजिए। वस्तु की ऊंचाई को h1 से, ऐसे h1 से सूचित कर दीजिए और इसे प्लस में रखिए क्योंकि प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर है। अगर नीचे की ओर होता तो इसे हम माइनस में लेते हैं। और दूसरा जो है a डैश b डैश, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और नीचे की ओर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 बोलेंगे और उसे माइनस में लेंगे क्योंकि ये नीचे की ओर है। यहां तक क्लियर है। अब जो और बच गई है b डैश p, b डैश p ये जो दूरी है ये प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, तो b डैश p जो है वो है प्रतिबिंब दूरी भी, लेकिन इसे माइनस में लेना होगा क्योंकि इधर की ओर है, इधर की ओर मतलब आपतित किरण के विपरीत दिशा में। और अगला है bp, तो bp जो है वो वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, तो ये वस्तु दूरी हो जाएगा u और ये भी माइनस में, इसलिए क्योंकि आपतित किरण की ये भी विपरीत दिशा में है इसलिए। तो यहां से देख सकते हैं कि चिन्ह परिपाटी नियम से ये सब चीजें प्राप्त होती है। और जैसे ही ये सब चीजें हमें प्राप्त होती है तो आगे हम जब इस समीकरण को और आगे बढ़ाते हैं, इस समीकरण को, ये वाला समीकरण जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो a डैश b डैश वस्तु की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो कि माइनस h2 है अपॉन ab, तो ab क्या है, वस्तु की ऊंचाई h1, वस्तु की ऊंचाई h1 इक्वल, यहां से देख सकते हैं b डैश p, तो b डैश p का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस v अपॉन bp, तो bp का वैल्यू क्या है माइनस u। इसको और आगे बढ़ाया जाए तो ये माइनस और माइनस खत्म हो जाएंगे और इस माइनस को अलग रखा जाए ऐसे, तो ये है h2 अपॉन h1 इक्वल v बाई u। हम लोग जानते हैं कुछ, क्या जानते हैं कि m बराबर h2 बाई h1 होता है। ये कब पता चला, तो अभी थोड़ा देर पहले यही पढ़े हम लोग ना कि आवर्धन जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। तो हम इसके जगह पे m लिख देंगे, माइनस m इक्वल हो गया v बाई u। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि m का जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस v अपॉन u के, और ये हो गया हमारा आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र का मान यही होता है m इक्वल माइनस v बाई u, दर्पण का आवर्धन सूत्र यही होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ये है आवर्धन सूत्र, ये हो गया आवर्धन सूत्र। वो भी कौन से दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र खत्म हो गया, बस इतना ही प्रूफ करना था, m इक्वल माइनस v बाई u होता है। और आगे बढ़ते हैं, तो अवतल दर्पण में हो गया, तो अभी लगे हाथों चलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में। तो यहां से हम लोग उत्तल दर्पण के लिए भी बात की जाए, b उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में भी समान चीज को सिद्ध करना है, मतलब वही चीज m इक्वल माइनस v बाई u, माइनस v बाई u प्रूफ करना है। तो इसके लिए भी हमें जरूरत तो पड़ेगी ना इन सब चीजों की। ये हो गया, ये हो गया, ये स्केल नीचे रखते हैं, पहले जो है यहाँ पे दर्पण बना लेते हैं। तो जहां पे हमको ये रखना है, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वहां पे एक बिंदु ऐसे मार्क कर देना है और इसके नोक को यहाँ पे ले आना है। उसके बाद इसको ऐसे घुमा लेना है और यहां से इसको पकड़ के ऐसे घुमा देना है, तो ये हमारा दर्पण हो जाएगा। लेकिन ये उल्टा हो गया, हमें तो बनाना है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं भार पड़ेगा, बस इसी चीज को इधर से कर देना है, ऐसे उल्टा हो गया और ये हो गया यहाँ पे, और यहां से ऐसे पकड़ के घुमा देंगे, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसको अब कट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और ये हो गया वक्रता केंद्र C। अब जो है यहां से ऐसे इसको मिलाएंगे और इस बिंदु पर हमें ध्रुव मिल जाएगा P, और ये वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये वाला, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। तो हमारा प्रधान अक्ष भी प्राप्त हो गया ऐसे,
और फिर अब स्केल को यहाँ से हटा देंगे, इधर से पेंट करेंगे तो ये दर्पण कहलाएगा। ये है ध्रुव P और ये वक्रता केंद्र, तो ऐसे बीच में कहीं होगा फोकस F। और यहाँ पे सामने जो है ऐसे वस्तु रखी हुई है, व्हाइट कलर का वस्तु, इस तरह से ये है वस्तु। अब यहां से निकलने वाली समांतर किरणें, ऐसे प्रधान अक्ष के समांतर निकलने वाली जो किरणें होगी, दर्पण से टकराने के बाद, इसको थोड़ा मोटा ही रखा जाए, यहां से प्रधान अक्ष के समांतर निकलने वाली किरण दर्पण से निकलने के बाद कुछ इस प्रकार की दिशा अपनाती है जैसे कि वो फोकस से होके गुजर रही हो। तो इस प्रकार से परावर्तित होके वो अपने दिशा में, अपने माध्यम में लौटती है। जैसे मानिए कि वो फोकस से होकर ही गुजर रही है इस तरह से। वास्तव में तो ये फोकस के पास जाती नहीं है क्योंकि उत्तल दर्पण है, इसका फोकस जो है वो आभासी होता है। ऐसे इधर से आता है, ये इस तरह से परावर्तित हो जाता है। तो हमें काल्पनिक रूप से इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं दूसरा, जब ये किरण वक्रता केंद्र की ओर जाने का प्रयास करती है, वक्रता केंद्र, जैसे देखिए यहां से वक्रता केंद्र तक जाने की इसकी रास्ता तो ये है ऐसे, लेकिन वक्रता केंद्र तक ये जा कहाँ पाता है, नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि यहां से आता है और दर्पण से टकरा के और इधर ही कहीं दूसरे दिशा में परावर्तित हो जाता है। जब हम इसे काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये यहाँ तक, वक्रता केंद्र तक जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, ये बन गया हमारा प्रतिबिंब। ऐसे इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण भी हो गया यहाँ पे। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कुछ। अच्छा, प्रूफ करने के लिए जो है हमें इस बार वक्रता केंद्र की ओर किरण को नहीं ले जाना है, किरण को ले जाने की जरूरत पड़ेगा ध्रुव के पास, ऐसे। अच्छा, बनाने का तरीका वो भी सही है, लेकिन उससे हमारा सूत्र नहीं प्राप्त हो पाएगा, इसलिए हम ये वाला तरीका अपना रहे हैं कि जो है इस तरह से किरण आती है और ध्रुव से टकराकर परावर्तन नियम का पालन करते हुए ऐसे वापस लौट जाती है। तो जब हम इसको काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं ऐसे, तो हमें यहाँ पे प्रतिबिंब बनता नजर आता है और इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ऐसे ये प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए ये ध्रुव है और हमारा वस्तु कहाँ रखा हुआ है, ये प्रतिबिंब है, ये ए डैश बी डैश, और ये है ए और बी। वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश बनता है उत्तल दर्पण में। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इस चित्र को थोड़ा साइड कर देते हैं क्योंकि बनाने में ही थोड़ा ज्यादा समझने की जरूरत है, ऐसे छोटा कर देते हैं, लिखावट भी थोड़ा पतला हो जाए तो ठीक रहेगा। हाँ ऐसे यहाँ पे। अब देखिए सिद्ध करना है तो इसके लिए भी फिर वही बात लिखना होगा, माना कि, और ये इतना मोटा नहीं, थोड़ा और पतला, माना कि एक उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष, माना कि एक उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित वस्तु AB का प्रतिबिंब, प्रधान अक्ष पर स्थित वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। एकदम इजी वाला लैंग्वेज है, कोई हार्ड नहीं है। वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। और कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये तो चित्र में दिखाई दे ही रहा है, तो सब कुछ हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। चित्र देख के लोग समझ जाएंगे यदि क्वेश्चन आए तो। ये हम लोग मान लिए। अब मानने के बाद हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं, तो इसके लिए चित्र देखिए, और चित्र में दो त्रिभुज पकड़िए, जिसमें एक में वस्तु की ऊंचाई आ जाए और एक में प्रतिबिंब की ऊंचाई आ जाए। तो इस प्रकार का जो हम, ये कहाँ भाग रहा है, ये प्रधान अक्ष का हिस्सा, ये यहाँ पे हो गया। तो यहां से हम लोग को जो है त्रिभुज ढूंढना है, तो कौन कौन सा त्रिभुज लेना है, ये देखिए
त्रिभुज ए बी पी, फिर से वही चीज लेना है, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी पी बी डैश, यानी ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे क्या क्या बराबर है। तो त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में एक तो एंगल बराबर दिख ही रहा होगा, एंगल ए बी पी बराबर एंगल ए डैश बी डैश पी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का, तो दोनों बराबर ही ना होगा। एंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दोनों का मान 90 डिग्री, तो दोनों बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हो गया यहाँ पे बराबर 90 डिग्री का। एक एंगल और जो है वो भी होगा बराबर, कैसे, तो वो देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा मान लीजिए कि आई है, ध्यान समझिएगा, वो वाला एंगल क्या है, आई है, और ये वाला एंगल है आर, ये वाला एंगल आर। तो जब ये एंगल आर है तो देखिए ये इस तरह से दो रेखाएं कट रही है, ये वाला एंगल आर है और ये वाला एंगल आई है। तो यदि ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर, तो ये आर है तो ये भी हो जाएगा आर, और आई और आर आपस में बराबर होता है, कैसे, तो परावर्तन नियम से पहले ही पढ़ाई हो चुका है। तो एंगल आई और एंगल आर जो है आपस में बराबर होगा, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के एक और कोण बराबर मिल गए, वो उस कोण का नाम क्या है, एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए डैश पी बी डैश। ये परावर्तन नियम से ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि परावर्तन का नियम यही है। तब देखिए जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण समान मिल जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में समरूप है। तो यानी कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी पी जो है, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी, ओहो इतना खराब बी, त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब यदि दो त्रिभुज समरूप होती है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये बात बहुत पहले से पढ़ाई हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ये बात, तो लगातार आप वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। तो यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इसकी संगत भुजाएं जैसे कि ए डैश बी डैश और ए बी का अनुपात, ए डैश बी डैश ऐसे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा बी डैश पी तथा बीपी के अनुपात के, यानी कि बी डैश पी तथा बीपी के अनुपात। तो बी डैश पी तथा बीपी का अनुपात ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डैश इन दोनों के बराबर होगा। ए बी डैश नहीं, केवल ए बी, इसमें डैश नहीं लगाना है, ए बी। तो ये दोनों जो है आपस में बराबर होंगे। अब जब ये आपस में बराबर होंगे तो चिन्ह परिपाटी नियम से इनका जो वैल्यू है, एक्चुअल मान जो है उसे रखेंगे तो हमारा फिर से दर्पण सूत्र, आवर्धन सूत्र मिल जाएगा आसानी से, कोई बड़ा चीज नहीं है ये। यहाँ से इसको थोड़ा सा पतला भी किया जाए, हाँ ये इसका पूर्ण विराम अलग नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ तक समरूप और समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म से ये वाला रिजल्ट आया। अब ये रिजल्ट जैसे ही आया तो फिर हम लोग याद करते हैं उसको, वो जो बहुत कुछ समझाया था, चिन्ह परिपाटी नियम, चिन्ह परिपाटी नियम से। चिन्ह परिपाटी नियम क्या कहता है, चिन्ह परिपाटी नियम ये कहता है कि इधर की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक, उधर की ओर धनात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। तो ए डैश और बी डैश ऊपर की ओर ही है, ए डैश बी डैश क्या है, ऊपर की ओर, और ये है क्या, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से सूचित करते हैं, और ये प्लस में होगा क्योंकि ऊपर की ओर है, प्लस में इसलिए क्योंकि ऊपर की ओर है। और दूसरा चीज ए बी का जो मान है वो हो जाएगा प्लस में ही, ऊपर की ओर है, लेकिन इसको हम h1 से सूचित करते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई h1 ऊपर की ओर है इसलिए प्लस में, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 प्लस में इसलिए क्योंकि ऊपर की ओर है, और बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी इधर की ओर है तो प्लस मिलेंगे, बी डैश पी की जो दूरी मापी गई है वो उस दिशा में मापी गई है तो प्लस मिलेंगे, और प्लस में क्या लेंगे, भी। और अब हो गया बीपी, तो बीपी जो है वो वस्तु दूरी है u और इस दिशा में इसलिए माइनस में, ये हो जाएगा माइनस u।
तो यहाँ तक चिन्ह परिपाटी नियम से हम लोग मान लिख लिए। अब इसी समीकरण को और आगे बढ़ाएंगे तो हमारा वैल्यू निकलेगा क्या, ए डैश बी डैश का वैल्यू क्या है H2, ए डैश बी डैश का वैल्यू हो गया H2, ए बी का वैल्यू क्या है H1 इक्वल बी डैश पी तो भी जो है वो प्लस में है अपॉन माइनस यू। अब यहाँ पे फिर से कुछ याद कीजिए, m का वैल्यू किसके बराबर होता है H2 अपॉन H1 के। तो इसलिए हम H2 अपॉन H1 को m लिख देते हैं और इस माइनस को ऊपर ले जाया जा सकता है तो माइनस v बाई यू। तो चाहे दर्पण कोई भी हो, दर्पण चाहे कोई भी हो, आवर्धन सूत्र का मान यही होता है m इक्वल माइनस v बाई यू। आवर्धन सूत्र का मान सेम होता है m इक्वल माइनस v बाई यू। तो इस तरह से उत्तल दर्पण में भी हम लोग प्रूफ कर दिए m इक्वल माइनस v बाई यू, यह है आवर्धन का सूत्र। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग सबसे पहले समझे आवर्धन क्या होता है। आवर्धन का फॉर्मूला ही है H2 बाई H1 और वही परिभाषा भी है कि वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। फिर इसे अवतल दर्पण में हम लोग प्रमाणित किए इसके सूत्र को, क्या सूत्र है तो m इक्वल माइनस v बाई यू। और सेम चीज को उत्तल दर्पण में भी प्रमाणित किया जा चुका है, m इक्वल माइनस v बाई यू। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और चीज जो हम लोग को पढ़ना था, यहाँ पे जो बताया गया था, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थे आज, हम लोगों को पढ़ना था आवर्धन सूत्र, फोकस दूरी तथा आवर्धन के बीच संबंध। एक टॉपिक और पढ़ना है हम लोग को, फोकस दूरी तथा आवर्धन के बीच संबंध। यह है बहुत इजी, फोकस दूरी तथा आवर्धन के बीच संबंध। तो आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे, फोकस दूरी तथा आवर्धन के बीच संबंध। इस तरह से फोकस दूरी तथा आवर्धन के बीच संबंध, फोकस दूरी तथा आवर्धन के बीच संबंध। बहुत इजी, कोई खास लंबा नहीं है, बहुत इजी है और तुरंत हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें चित्र वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, बस सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है और ये प्रूव हो जाएगा इजीली। तो देखिए सबसे पहले हम इसका प्रमाण ही लेके चलेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1 बाई एफ इक्वल 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं। तो 1 बाई एफ इक्वल 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ v से गुना करने पर, v से गुना करने पर, दोनों तरफ हम v से गुना कर देते हैं। जैसे ही v से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा v अपॉन f इक्वल v अपॉन v से दोनों में ना गुना होगा। अगर इस तरफ हम गुना करते हैं v से, अच्छा इसको एक स्टेप बढ़ा दिया जाए, लेकिन समझ में ज्यादा आना चाहिए, समझदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। v इंटू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, इस तरह से ही तो करना है। तो जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा v बाई एफ इक्वल v अपॉन v, क्योंकि v से इसमें गुना होगा, फिर v से इसमें भी गुना होगा, तो प्लस v अपॉन u, ये कट जाएगा तो v अपॉन f इक्वल 1 प्लस v बाई यू हो गया। अब इसको जो है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से v बाई यू को उधर ले जाएंगे ताकि माइनस में हो जाए। माइनस में होने से हमको क्या फायदा होगा, यहाँ देखिए, यदि v बाई यू माइनस में होता है तो हमें क्या फायदा होता है, v बाई यू जैसे ही माइनस में होता है यानी कि माइनस v बाई यू होता है तो m के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस v बाई यू को उस तरफ ले जाते हैं। तो हमारा इस तरफ जैसे ही ये इस तरफ आता है तो माइनस v बाई यू बन जाता है और इक्वल बचता है इधर 1, और इधर वाला जो v बाई एफ है इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस v अपॉन एफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम जानते हैं कि m का जो वैल्यू है वो माइनस v बाई यू होता है। ये बात हमें चूंकि पहले से पता है तो इसलिए माइनस v बाई यू के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल 1 माइनस v बाई एफ। तो ये जो संबंध आया ये है आप लोग का फोकस दूरी तथा आवर्धन के बीच संबंध, फोकस दूरी तथा आवर्धन के बीच संबंध। अच्छा, जितना भी संबंध हम स्थापित करवा रहे हैं ये कोई ऐसे ही नहीं स्थापित करवाया जा रहा है, सबसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं इसलिए स्थापित करवाया जा रहा है। देखिए हम लोग को आज पढ़ना क्या था, आवर्धन हो गया, आवर्धन हो गया ना। आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन सूत्र भी हो गया। आवर्धन सूत्र क्या होता है, m इक्वल माइनस v बाई यू,
ये हम लोग चेक कर लिए, अवतल में भी और उत्तल में भी, दोनों के लिए दर्पण के लिए यही फॉर्मूला है। फोकस दूरी तथा आवर्धन के बीच संबंध हो गया। यहाँ से देख सकते हैं ये है आवर्धन का परिभाषा और फॉर्मूला, जो कि अच्छे से आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। यहां से इसके थोड़ा सा रंग में बदल दिए जाए, कलर, ठीक है। यहाँ इसे प्रायः जो है m से सूचित किया जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई। ये सब चीजें हो गया है, आगे बढ़ते हैं। तो आवर्धन का मात्रक जो है कुछ भी नहीं होता है, आवर्धन में कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि समान राशियों का अनुपात है। इसके बाद हम लोग पढ़े आवर्धन सूत्र अवतल दर्पण में, और फिर उसके बाद हम लोग प्रूफ किए उत्तल दर्पण में आवर्धन सूत्र। इसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़े फोकस दूरी तथा आवर्धन के बीच संबंध, और लास्ट में आप लोग को कुछ बात बताना है। अच्छा, कुछ चीज और भी है आवर्धन से रिलेटेड जो अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा, आज के लिए इतना ही। लेकिन यदि आपको डेली का नोट्स, ये जो नोट्स है, ये नोट्स मिल जाएगा प्रतिदिन अभ्यास प्रश्न, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो यूट्यूब पे आएंगे ही, लेकिन यदि आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहते हैं तो ये सब चीजें, नोट्स, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ, मॉडल पेपर, ये सब चीजें जो भी यहाँ पे बनाए जाएंगे ऑफलाइन बच्चों के लिए, वो ऑनलाइन भी दिए जाएंगे मॉडल पेपर। ये सब चीजें सब कुछ यदि आप एक साथ एक ही स्थान पे चाहते हैं तो नीचे जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि चैप्टर जो है लगभग खत्म होने वाली है। और जब चैप्टर खत्म होने वाली होती है तो एक बात ध्यान में रखा जाता है कि जितना चीज पढ़ाई हो गया उसे याद भी करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉपी से जाने के लिए नहीं बल्कि एग्जाम देना है। तो इसलिए डेली का डेली रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।